आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन की वो सच्चाई जो किताबों में या तो आधी बताई गई है या बिल्कुल छुपा दी गई है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक लकीर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? क्या यह तकसीम वाकई जरूरी थी या किसी की जल्दबाजी का नतीजा? आज की इस वीडियो में हम 7 अहम मौज़ूआत कवर करेंगे। नंबर 1, आज हम जानेंगे बर्र सगीर में बरतानवी राज की असल हकीकत कि ये इख्तदार कैसे कायम हुआ और किन हथकंडों से पूरे खित्ते को काबू में रखा गया। नंबर 2, हम समझेंगे कि मजहब, सियासत और ताकत का खेल किस तरह एक दूसरे से जुड़कर बर्र सगीर की तारीख का रुख बदलता चला गया। नंबर 3, हम बात करेंगे उन अहम किरदारों और उनके फैसलों की जिन्होंने कौमों की किस्मत का फैसला किया। नंबर 4, हम देखेंगे कि पार्टीशन के वक्त असल में क्या हुआ और यह तकसीम किन हालात में की गई। नंबर 5, हम जानेंगे कि इस तकसीम की कीमत आम लोगों ने कैसे अदा की जिन्होंने जान, माल और घर सब कुछ कुर्बान किया। नंबर 6, हम इस बात का जायजा लेंगे कि इन वाकयात ने आने वाली नस्लों पर क्या असरात छोड़े। नंबर 7, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम इस पूरी तारीख से क्या सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पार्टीशन सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मसला था, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप ये समझ जाएंगे कि पार्टीशन क्यों हुई, किसने फैसले किए और आम लोग इसकी कीमत क्यों बने। नंबर 1, आज हम जानेंगे बरसगीर में बरतानवी राज की असल हकीकत कि ये इख्तदार कैसे कायम हुआ और किन हथकंडों से पूरे खित्ते को काबू में रखा गया। तारीख के दरीचों में झांकें तो 1947 की तकसीम अचानक रूनुमा होने वाला वाकया नहीं लगता। ये तो इस तवील सफर की मंजिल थी जिसका आगाज 200 बरस पहले हो चुका था। ये वो लम्हा था जब बर्रसगीर में ताकत का पांसा पलटना शुरू हुआ और मकसद हुक्मरानों की हथेलियां बतदरीज खाली होने लगीं। ये कहानी 1600 में शुरू होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत की गुठरी लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरी। मसाले, रेशम और मसाले उनकी मंजिल थी, मगर जल्द ही उनकी नजर तिजारत से आगे बढ़ गई। उन्होंने मकामी सियासत में कदम रखा, हुक्मरानों के इख्तलाफात को हवा दी और अपनी फौजी ताकत को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। फिर आया वो फैसला कुन मोड़, 1757 की जंग पलासी। इस जंग ने ना सिर्फ नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, बल्कि बंगाल की दौलत और इख्तदार पर अंग्रेजों की अमली इजारादारी कायम कर दी। ये वो लम्हा था जब सियासी इख्तदार मकामी हाथों से निकलकर गैर मुल्की कुव्वत के हाथों में चला गया। अगले 100 बरसों में ये कुव्वत पूरे बर्र सगीर पर काबिज हो गई। अब अंग्रेजों को एक नए हथियार की जरूरत थी, तकसीम करो और हुकूमत करो। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने मजहबी, लिसानी और समाजी इख्तलाफात को गहरा करना शुरू कर दिया ताकि हिंदुस्तान का मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ उठना नामुमकिन हो जाए। लेकिन तारीख ने साबित कर दिया कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे उठ सकते हैं। 1857 की जंग आज़ादी इस बात का जिंदा सबूत थी। मगर इस बगावत के बाद बरतानवी इंतकाम ने खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया। जमीनें छीनी गईं, सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी लगी और तालीमी दरवाजे बंद हो गए। मुसलमान सियासी और मुआशी तौर पर कमजोर होते चले गए और उनके दिलों में बका और शनाख्त का शदीद खदशा पैदा हुआ। जब अंग्रेजों ने नुमाइंदा निजाम मुतारिफ कराया तो ये खदशात मजीद बढ़ गए। मुसलमानों को एहसास हुआ कि अददी अक्सरियत की इस खेल में वो हमेशा हिंदू अक्सरियत के मातहत रहेंगे। इसी खौफ और बेचैनी ने एक नई सियासी सोच को जन्म दिया। सर सैयद अहमद खान वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने मुसलमानों को आवाज दी कि तालीम, जदीद तकाज़ों से आगाही और अपनी अलहदा शनाख्त के बगैर वो मुस्तकबिल की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का दावा किया तो मुसलमानों को उम्मीद थी कि ये सबका साथ देगी। मगर वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस की सियासत हिंदू अक्सरियत के गिर्द घूमती नजर आने लगी। यही वो खला था जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जन्म दिया। इब्तिदा में इसका मकसद महज हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वही तंजीम एक अलग वतन के मुतालबे पर मुंतज हुई। चुनाचे जब 1947 का साल आया तो तकसीम महज एक सियासी ऐलान नहीं थी,
ये 2 सदियों की बरतानवी पॉलिसियों, तारीखी नाइंसाफियों, मजहबी खौफ और बढ़ते हुए सियासी अदम एतमाद का मजमूई नतीजा थी। और इस सानहे का असल आगाज वहीं हुआ जहां हिंदुस्तान में इख्तदार गैर मुल्की हाथों में चला गया और मकामी कौमों को आपस में बांटकर रख दिया गया। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जब ताकत बाहर से आती है और अंदरूनी इख्तलाफात को हवा दी जाती है तो उसका अंजाम बर्रसगीर की सरजमीन पर 2 कौमों की सूरत में एक देरपा अलमिये की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 2, हम समझेंगे कि मजहब, सियासत और ताकत का खेल किस तरह एक दूसरे से जुड़कर बर्रसगीर की तारीख का रुख बदलता चला गया। बर्रसगीर में बरतानवी राज की असल हकीकत ये है कि ये इख्तदार किसी तहजीबी मिशन या खुदाई जिम्मेदारी का नतीजा नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत, मफाद और इस्तेसाल पर मबनी था। कहानी 1600 में शुरू होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के नाम पर हिंदुस्तान पहुंची। इब्तिदा में ये ताजिर थे, मगर उनकी नजरें मकामी हुक्मरानों की लड़ाइयों और कमजोरियों पर थीं। सन 1757 की जंग पलासी ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल, सबसे जरखेज और दौलतमंद खित्ता, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ये फतह गद्दारी और सियासत की चालाकी से हासिल हुई। अंग्रेजों को दौलत और टैक्स की आमदनी मिली, जिससे पूरे खित्ते में फौज और इंतजामिया फैला दी गई। बरतानवी राज का निज़ाम माशी इस्तेसाल पर मबनी था। कपास, अनाज और खाम माल सस्ते दामों बरतानिया भेजा गया और वहां तैयार शुदा महंगी अशिया वापस हिंदुस्तान में बेची गईं। हिंदुस्तान, जो कभी दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल था, गुर्बत और भूख में डूब गया। 1857 की जंग आज़ादी ने इस निज़ाम की हकीकत बेनकाब की। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अंग्रेजों को ललकारा, मगर बगावत नाकाम रही और उसके बाद जो इंतकाम हुआ वो तारीख के सफ़हात पर एक स्याह बाब बन गया। ज़ाहिरी तौर पर रेलवे, अदालतें और ब्यूरोक्रेसी लाई गईं, मगर अवामी फलाह के लिए नहीं, बल्कि वसाइल और कंट्रोल की मुंतकली के लिए। साथ ही तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी ने मजहबी और समाजी तकसीम को बढ़ाया। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बदएतमादी को हवा दी और इसी बुनियाद पर बर्र-ए-सगीर बाद में 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बरतानवी राज ने बर्र-ए-सगीर को एक मुत्तहिद, खुद कफील खित्ते से मुनकसिम, कमज़ोर और मुआशी तौर पर तबाहाल मुआशरे में बदल दिया और ऐसे मसाइल छोड़े जिनके असरात आज भी पाकिस्तान, भारत और पूरे खित्ते में महसूस किए जा सकते हैं। नंबर 3, हम बात करेंगे उन अहम किरदारों और उनके फैसलों की जिन्होंने कौमों की किस्मत का फैसला किया। बर्र-ए-सगीर में मजहब, सियासत और ताकत का खेल अचानक शुरू नहीं हुआ। ये एक आहिस्ता मगर मंसूबाबंद अमल था, जिसे बरतानवी राज ने अपने इख्तदार को बरकरार रखने और बाइज्जत वापसी के लिए तरतीब दिया। एक ज़माना था जब हिंदू और मुसलमान मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में एक थे। मगर 1857 की जंग आज़ादी ने बरतानवियों को सिखा दिया कि अगर ये लोग मुत्तहिद रहें तो उनका इख्तदार हमेशा खतरे में रहेगा। चुनाचे तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी नाफिज की गई। मजहब अब रूहानी मामला नहीं रहा, बल्कि ताकत हासिल करने का हथियार बन गया। 1905 में बंगाल की तकसीम ने दिखा दिया कि मजहबी बुनियादों पर आवाम को किस तरह तकसीम किया जा सकता है। कांग्रेस में हिंदू अक्सरियत और मुस्लिम अक़लियत के बयानिए ने मुसलमानों में खौफ पैदा किया, जो बाद में आल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की बुनियाद बना। बरतानवी हुकूमत ज़ाहिरी तौर पर गैर जानिबदार रही, मगर पसे पर्दा तकसीम को मजीद गहरा करती रही। इलेक्शन, मर्दमशुमारी और आईनी इस्लाहात में मजहब को बुनियाद बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने महसूस किया कि मुसलमानों के हकूक एक अलग रियासत के बगैर महफूज नहीं। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस एक मजबूत मरकजी हिंदुस्तान चाहते थे। ये इख्तिलाफ महज नजरियाती नहीं, बल्कि इख्तदार के मुस्तकबिल का मसला था। आखिरकार बरतानिया ने बर्र-ए-सगीर को छोड़ा, मगर मजबूत और मुत्तहिद हिंदुस्तान नहीं, बल्कि एक मुनकसिम, कमज़ोर और अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ता। सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान को हुआ, वही जिसने फैसले नहीं किए, मगर हिजरत, कत्ल, खौफ और सदमे का बोझ उठाया। आज भी इस खेल के असरात पाकिस्तान और भारत की सियासत, मुआशरत और ताल्लुकात में नजर आते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई और शायद आने वाली नस्लों तक जारी रहेगी। नंबर 4, हम देखेंगे कि पार्टीशन के वक्त असल में क्या हुआ
और ये तकसीम किन हालात में की गई? बर्रे सगीर की तकसीम, क्या ये किसी एक दिन का फैसला था, किसी एक शख्स की तन्हा राय, या फिर ये चंद अहम किरदारों के इन फैसलों का मजमूआ था जिन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर करोड़ों इंसानों की तकदीर बदल दी? मोहम्मद अली जिन्ना, एक वकील, एक दानिश्वर और एक जमाने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े हामी। उन्होंने आईनी जद्दोजहद और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपनी सियासत की बुनियाद बनाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस अक्सरियती ताकत के बल पर पूरे हिंदुस्तान को एक मरकजी रियासत बनाना चाहती है और मुसलमानों के खदशात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, तो उनका यकीन बदल गया। मुसलमानों की सियासी बका उनके नज़दीक अब सिर्फ एक अलग रियासत में मुमकिन थी। दो कौमी नज़रिया और फिर पाकिस्तान का मुतालबा, ये जिन्ना के इस यकीन का नतीजा था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, एक जदीद, सेकुलर और मजबूत मरकज के हामी। उनके नो ताकत की तकसीम हिंदुस्तान के लिए खतरा थी। यही सख्त मौक़िफ़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान खलीज को गहरा करता गया और दोनों क़यादतें एक दूसरे से दूर होती चली गईं। महात्मा गांधी, अखलाकी तौर पर तकसीम के खिलाफ और आखिरी वक्त तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब देखने वाले, लेकिन अमली सियासत में वो कांग्रेस की इज्तिमाई क़यादत के फैसलों को रोक न सके। उनकी अदम तशद्दुद की सियासत मजहबी तशद्दुद के तूफान के आगे बेबस दिखाई दी। और फिर बरतानवी किरदार, आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उनका फैसला सबसे ज्यादा मुतनाज़े रहा। इख्तदार की मुंतकली के अमल को अचानक तेज करते हुए उन्होंने जून 1948 के बजाय अगस्त 1947 की डेडलाइन दे दी। ये जल्दबाजी, क्या ये महज एक इंतजामी फैसला था या इसके पीछे कोई और मंसूबा? इसी उजलत में एक और नाम सामने आया, सरल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज वकील जिसे सिर्फ चंद हफ्तों में सरहद खींचने की जिम्मेदारी दी गई। वो न हिंदुस्तान आए थे, न जमीनी हकायक से वाकिफ थे। उनकी बनाई हुई लाइन ने गांव, खानदान, नहरें, रेलवे लाइनें और शहर दरमियान से काट दिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अपने सियासी फायदे के मुताबिक दबाव डाला, मगर आम इंसान की जिंदगी इस नक्शे में कहीं शामिल न थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के क़याम को मुसलमानों के लिए वाहिद तहफ़्फ़ुज़ करार दिया, जबकि कांग्रेस ने तकसीम को एक मजबूरी के तौर पर कबूल किया, मगर ताकतवर मरकज का ख्वाब नहीं छोड़ा। इन तमाम फैसलों में एक बात मुश्तरक थी, सियासी ताकत की जंग। एक ऐसी जंग जिसमें अखलाकियात, इंसानी जानें और अवामी ख्वाहिशात पस मंज़र में चली गईं। ये लोग अपने फैसलों के जरिए रियासतें तो बना गए, मगर अपने पीछे वो जख्म छोड़ गए जो आज भी हरे हैं। वो जख्म आज भी पाकिस्तान और भारत की सियासत, मुआशरत और ताल्लुकात में नजर आते हैं। और ये सवाल आज भी जिंदा है, एक ऐसा सवाल जो वक्त की धूल में दब नहीं सका। अगर ये फैसले जरा कम जल्दी, जरा ज्यादा मुशावरत और जरा ज्यादा इंसान दोस्ती से किए जाते, तो क्या बर्रे सगीर की तारीख इतनी खूनी होती? नंबर 5, हम जानेंगे कि इस तकसीम की कीमत आम लोगों ने कैसे अदा की, जिन्होंने जान, माल और घर सब कुछ कुर्बान किया। बर्रे सगीर की तकसीम, कागज पर एक सियासी फैसला, मगर अमली तौर पर ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े और दर्दनाक अलमियों में से एक बन गई। जोन ही ये वाज़े हुआ कि हिंदुस्तान 2 रियासतों, पाकिस्तान और भारत में तकसीम होने वाला है, पूरा बर्रसगीर बेयकीनी, खौफ और अफवाहों की लपेट में आ गया। लोग नहीं जानते थे कि वो जिस शहर, गांव या मोहल्ले में रह रहे हैं वो किस मुल्क का हिस्सा बनेगा। सरहद का फैसला होना था। सरल रेडक्लिफ की बनाई हुई लाइन पर एक लकीर जो आज़ादी के ऐलान के बाद मंजर आम पर आई। इस ताख़ीर ने हालात को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। अगस्त 1947 आते ही पंजाब, बंगाल, दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाक़ों में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद भड़क उठा। हिंदू, मुसलमान और सिख, वो लोग जो सदियों से एक साथ रहते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। मुसल्लाह जत्थे बन गए।
ट्रेनें लाशों से भरी हुई सरहद पार पहुंचने लगीं। इन ट्रेनों को तारीख में घोस्ट ट्रेन्स का नाम मिला। वो ट्रेनें जो जिंदा मुसाफिरों की बजाय मुर्दों की गिनती लेकर जाती थीं। पूरे पूरे काफिले रास्तों में कत्ल कर दिए गए। अंदाजों के मुताबिक 1 करोड़ से जायद लोग बेघर हुए और 10 से 15 लाख इंसान मारे गए। औरतों के साथ इज्तिमाई ज़्यादतियां हुईं, बच्चों को अगवा किया गया, खानदान बिखर गए, हजारों लोग लापता हो गए। पंजाब में खास तौर पर हालात बदतरीन थे। यहाँ दोनों तरफ बड़ी आबादी मौजूद थी और सरहद ने ऐन आबादियों के दरमियान लकीर खींच दी। एक ही गांव के लोग एक दिन में गैर मुल्की करार पा गए। मगरबी पंजाब के मुसलमान मशरकी पंजाब से हिजरत पर मजबूर हुए तो मशरकी पंजाब के सिख और हिंदू मगरबी इलाकों से भारत की तरफ निकल पड़े। यही मंजर बंगाल में दोहराया गया, जहां मशरकी और मगरबी बंगाल के दरमियान खून रेज हिजरत हुई। इस सारे अमल में बरतानवी इंतजामिया तकरीबन मफलूज नजर आई। फौज तादाद में कम और अहकामात में गैर वाज़ेह थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इख्तिदार तो मुंतकिल कर दिया, मगर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का मौसर इंतज़ाम ना हो सका। नई रियासतें वजूद में आ तो गईं, मगर उनके पास ना मुकम्मल हुकूमतें थीं, ना वसाइल और ना ही इतनी फ़ौज कि फ़ौरी तौर पर हालात पर काबू पा सकतीं। पाकिस्तान के लिए ये मसला और भी संगीन था। इसे सिफर से इदारे बनाने थे, जबकि लाखों मुहाजिरीन सरहद पार आ रहे थे, जिनके पास ना घर था, ना रोजगार और ना मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह नक्शा। यही वो वक्त था जब आम इंसान ने सियासतदानों के फैसलों की असल कीमत चुकाई। आज़ादी का ख्वाब आंसुओं, लाशों और बिखरी हुई यादों के दरमियान हकीकत बना। पार्टीशन सिर्फ ज़मीन की तकसीम नहीं रही, ये दिलों, रिश्तों और तारीख की ऐसी तकसीम बन गई जिसके असरात आज भी पाकिस्तान और भारत की सियासत, मुआशरत और ताल्लुकात में महसूस किए जाते हैं। वो लोग जो बच गए, वो सारी जिंदगी इस सवाल के साथ जीते रहे, हमने ऐसा क्या किया था कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा? और जो मर गए, उनकी लाशें आज भी उन सवालात के जवाब की मुंतज़िर हैं। 1947 की वो कहानियां आज भी अधूरी हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं और वो यादें आज भी उन लाखों लोगों की आंखों में तैरती हैं जिन्होंने आज़ादी को इतनी भारी कीमत पर खरीदा। नंबर 6, हम इस बात का जायजा लेंगे कि इन वाक़यात ने आने वाली नस्लों पर क्या असरात छोड़े। पार्टीशन की असल कीमत किसी सियासतदान ने नहीं अदा की, किसी वॉइसराय ने नहीं, किसी ताकतवर लीडर ने नहीं। ये कीमत अदा की आम इंसान ने, वो लोग जो न फैसला साज थे, न फसादात के जिम्मेदार, मगर सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं के हिस्से में आया। 1947 में जब सरहद का फैसला हुआ तो करोड़ों लोग एक ही रात में अजनबी बना दिए गए। किसान अपनी सदियों पुरानी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हुए, ताजिर अपनी दुकानें, कारीगर अपने औजार और खानदान अपनी छतें पीछे छोड़कर निकल पड़े। लोगों के पास सिर्फ वही था जो जिस्म पर पहना हुआ था या सर पर उठा सकते थे। घरों के दरवाजे खुले रह गए, मवेशी बंधे रह गए और कब्रें पीछे रह गईं। सबसे कर्बनाक कुर्बानी औरतों ने दी। हजारों खवातीन अगवा हुई, ज्यादती का निशाना बनी। बास को जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया और बहुत सी औरतों को इज्जत के नाम पर उन्हीं के खानदानों ने कत्ल कर दिया ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगीं। माएँ अपने बच्चों से बिछड़ गईं। बच्चों ने अपने वालिदैन को अपनी आंखों के सामने कतफत होते देखा। बूढ़े रास्तों में प्यास और थकन से दम तोड़ गए। महाजिर काफिले मीलों लंबे थे, मगर उनमें तहफ्फुज नाम की कोई चीज नहीं थी। रास्तों में लूटमार, कत्ल और आगजनी मामूल बन चुकी थी। ट्रेनें जो जिंदगी को एक नई सरजमीन तक ले जाने वाली थीं, वो अक्सर मौत की गाड़ियां बन गईं। एक तरफ से रवाना होने वाली ट्रेनें लाशों से भरी हुई दूसरी तरफ पहुंचतीं। ये वो घोस्ट ट्रेनें थीं जिन्होंने आज़ादी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। आम आदमी ये भी नहीं जानता था कि वो जिस सिमत जा रहा है वहां वाकई इसके लिए कोई जगह है भी या नहीं। लाखों लोग कैंपों में बरसों रहे। बीमारी,
भूख और बेयकीनी के आलम में नई जिंदगी शुरू की। पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन को खाली हाथ एक नया मुल्क बसाना पड़ा, जबकि भारत जाने वालों को भी उजड़ी हुई बस्तियों में नए सिरे से जीना सीखना पड़ा। ये कुर्बानियां सिर्फ जिस्मानी नहीं थीं, बल्कि नफ्सियाती भी थीं। लोगों के दिलों में ऐसा जख्म लगा जो नस्लों तक भर न सका। एक ही मोहल्ले में रहने वाले हमसाए दुश्मन बन गए। सदियों की मुश्तरका तहजीब टूट गई। सबसे तल्ख हकीकत ये थी कि ये सब कुछ एक ऐसी सरहद के नतीजे में हुआ जिसे सरल रेडक्लिफ ने चंद हफ्तों में कागज पर खींच दिया। चंद हफ्तों में बनने वाली इस लकीर ने इंसानों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वजह है कि पार्टीशन सिर्फ सियासी तारीख का वाक़या नहीं, ये आम इंसान के दुख, कुर्बानी और सब्र की ऐसी दास्तान है जो आज भी बर्रे सगीर की इज्तिमाई याददाश्त में जिंदा है। वो लाखों लोग जो बिछड़ गए, वो खानदान जो बिखर गए, वो औरतें जो खामोशी से मर गईं, वो बच्चे जिनकी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया था, वो सब आज भी हमसे पूछते हैं, क्या वाकई यही आज़ादी थी? नंबर 7, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम इस पूरी तारीख से क्या सीख सकते हैं। पार्टीशन की तारीख ये हमें सिर्फ माजी के दुख नहीं सुनाती, बल्कि मुस्तकबिल के लिए कुछ ऐसे सबक देती है जो आज भी इतने ही ताज़ा हैं जितने 1947 में थे। पार्टीशन का सबसे बड़ा सबक ये है कि कौमें सिर्फ नारों, जज्बात या फौरी सियासी फैसलों से नहीं बनती। उन्हें बनाने के लिए दूरअंदेशी चाहिए, इंसाफ चाहिए और सबसे बढ़कर इंसानी जान की कदर। 1947 में बड़े फैसले बंद कमरों में हुए, मगर उनके नताइज गलियों में, रेलवे स्टेशनों पर, महाजिर कैंपों में भुगते गए। ये सबक आज भी इतना ही सच है कि जब सियासत में नफरत, खौफ और जल्दबाजी शामिल हो जाए तो इसकी कीमत हमेशा आम इंसान अदा करता है। मजहब एक ताकतवर शनाख्त, एक मजबूत रिश्ता, मगर जब इसे सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये मुआशरों को जोड़ने के बजाय तोड़ देता है। पार्टीशन ने ये सबक खुलकर सिखाया। मोहम्मद अली जिन्ना एक आईनी और सियासी जद्दोजहद के जरिए हुकूक चाहते थे। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद की बात करते रहे, मगर ज़मीनी हकीकत ये थी कि नफरत का तूफान इन नज़रियात से कहीं ज़्यादा तेज़ हो चुका था। नज़रियात तभी कामयाब होते हैं जब मुआशरा ज़हनी तौर पर उनके लिए तैयार हो, वरना बेहतरीन नज़रिए भी नफरत के तूफान में बह जाते हैं। आज़ादी सिर्फ परचम लहराने का नाम नहीं, इसके साथ जिम्मेदारी चाहिए, बर्दाश्त चाहिए और कानून की बालादस्ती चाहिए। अगर सरहदें मनाते वक्त इंसानी जान की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जाती तो शायद इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म न लेता। आज का दौर, सोशल मीडिया, सियासी तकरीरें, मजहबी बयानिए, अगर ये नफरत फैलाएं तो उनके नताइज भी वैसे ही खतरनाक हो सकते हैं जैसे 1947 में हुए। पार्टीशन की तारीख हमें खबरदार करती है कि नफरत का बीज आज भी वही जहर रगल सकता है। ये वाक़या हमें अक़लियतों के हुकूक की अहमियत सिखाता है। किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल तभी महफूज होता है जब वहाँ रहने वाला हर फर्द खुद को बराबर का शहरी समझे। सबसे अहम सबक ये है कि तारीख को भुलाना नहीं चाहिए, इसे समझना चाहिए, क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती वो वही गलतियां नए नामों और नए चेहरों के साथ दोहराती रहती हैं। पार्टीशन हमें ये पैगाम देती है कि अमन, मुकालमा और इंसानियत किसी एक कौम या मजहब की मीरास नहीं, ये पूरे खित्ते की मुश्तरका ज़रूरत है। अगर आज पाकिस्तान और भारत के नौजवान इस तारीख को जज्बात के बजाय शऊर के साथ पढ़ें तो शायद आने वाले कल में नफरत के बजाय समझ-बूझ और तसादुम के बजाय ताउन को तरजीह दी जा सके। यही पार्टीशन का असल और सबसे कीमती सबक है, क्योंकि माजी की सरगोशियां हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कहां से आए हैं, वो हमें ये भी बताती हैं कि हमें कहां जाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मालूमाती सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।